जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। और दोस्तों, इस समय हम आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में बता रहे हैं। और सबसे पहले हमारे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़े हैं वो था भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में, जिसमें हम लोग कल तक भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़े थे। आज से भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिसका सबसे पहला चैप्टर होगा प्राग ऐतिहासिक काल। सबसे पहले चैप्टर होगा प्राग ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो भारत के प्राचीन इतिहास का स्रोत था, जिसमें सबसे पहले था धर्म ग्रंथ, दूसरा था ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा था विदेशियों का विवरण और चौथा था पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यानी इन चारों चैप्टर को हम लोग पढ़ लिए हैं, समाप्त कर लिए हैं। और आज से हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल का सब्जेक्ट यानी विषय पढ़ेंगे, इसकी तैयारी करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, हम आइए सबसे पहले पर डे की तरह, हर दिन की तरह कल जो हमने आपको पढ़ाया था उसके बारे में एक बार जानकारी लेते हैं, यानी कि रिविजिंग करते हैं, फिर आज के चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले कल के चैप्टर को रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। कल हमने पढ़ा था पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। उसमें सबसे पहला प्रश्न बना था, शुद्ध सोना किस काल में था? शुद्ध सोना किस काल में था? तो दोस्तों, हमने आपको बताया था शुद्ध सोना कुषाण काल में था। शुद्ध सोना कुषाण काल में था। अगला प्रश्न था, प्राचीन सिक्के को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, हमने आपको बताया था प्राचीन सिक्के को आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। अगला प्रश्न बना था, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का काम किन शासकों ने किया था? तो दोस्तों, इसका उत्तर था सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का काम यवन शासक ने किया था, यानी कि यवन शासकों ने किया था। अगला प्रश्न बना था, अशुद्ध सोना, सर्वाधिक सोना, चांदी का सिक्का, मयूर शैली का सिक्का और कौड़ियों का प्रयोग किस काल में किया जाता था? अशुद्ध सोना, सर्वाधिक सोना, चांदी का सिक्का, मयूर शैली का सिक्का और कौड़ियों का प्रयोग किस काल में किया जाता था? तो दोस्तों, इसका उत्तर था अशुद्ध सोना, सर्वाधिक सोना, चांदी का सिक्का, मयूर शैली का सिक्का और कौड़ियों का प्रयोग गुप्त काल में किया जाता था। किस काल में किया जाता था? गुप्त काल में किया जाता था। किसका प्रयोग? अशुद्ध सोना, सर्वाधिक सोना, चांदी का सिक्का, मयूर शैली का सिक्का और कौड़ियों का प्रयोग गुप्त काल में किया जाता था। फिर अगला प्रश्न बना था, चमड़े के सिक्के और रुपए किसने चलवाया था? चमड़े के सिक्के को और रुपया किसने चलवाया था? तो दोस्तों, इसका उत्तर था चमड़े का सिक्का हुमायूं के द्वारा और रुपया शेर शाह सूरी के द्वारा चलवाया गया था। चमड़े का सिक्का हुमायूं के द्वारा, रुपये का शेर शाह सूरी के द्वारा चलवाया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था, शेर शाह सूरी ने गरीबों के लिए किस चीज़ को प्रचलन में लाया था? शेर शाह सूरी ने गरीबों के लिए किस चीज़ को प्रचलन में लाया था? तो दोस्तों, इसका उत्तर था शेर शाह सूरी ने गरीबों के लिए दाम को प्रचलन में लाया था। किसको लाया था? दाम को प्रचलन में लाया था। फिर अगला प्रश्न बना था, दाम किसका बना होता था? तो दोस्तों, इसका उत्तर था दाम तांबे का बना होता था। अगला प्रश्न आया था, रुपया किसका बना होता था, यानी रुपया किससे बना होता था? तो दोस्तों, रुपया चांदी का बना होता था। फिर अगला प्रश्न था, असरफी किसका बना था? तो दोस्तों, असरफी सोने का बना होता था। अगला प्रश्न आया, समुद्रगुप्त का संगीत प्रेमी होने का क्या प्रमाण मिलता है? तो दोस्तों, हमने आपको बताया था समुद्रगुप्त का संगीत प्रेमी होने का प्रमाण बीड़ा बजाती मुद्रा वाली सिक्कों से मिलता है। यानी बीड़ा बजाती मुद्रा वाली सिक्का मिला था, उससे प्रमाण मिलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। फिर अगला प्रश्न बना था कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? हमने आपको बताया था जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन नामक शासक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नासिक अभिलेख
किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों नासिक अभिलेख गौतम बलश्री शासक से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न बना था मदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों हमने आपको बताया था मदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्धन से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न था ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। अगला प्रश्न बना था देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? दोस्तों इसका उत्तर हमने आपको बताया था देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न बना था उत्तर भारत के मंदिरों की कला को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उत्तर भारत के मंदिरों की कला को नागर शैली कहते हैं। बहुत विधिवत रूप से मैं आपको समझाया था चित्र दिखा करके। अगला प्रश्न बना दक्षिण भारत के मंदिरों की कला को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दक्षिण भारत के मंदिरों की कला को द्रविड़ शैली कहते हैं। और पंचायतन शैली किसे कहते हैं? तो दोस्तों जब एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा रहता है। यानी ऐसा मंदिर जो 4 सहायक मंदिरों से घिरा रहता है और एक मुख्य मंदिर होता है जिसमें गर्भगृह होता है, उसे पंचायतन मंदिर कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना था सबसे पहले भारत का संबंध किससे हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा से, मलाया से, कंबोडिया से और जावा से हुआ था। अगला प्रश्न म्यांमार का पुराना नाम क्या था? इसका उत्तर था म्यांमार का पुराना नाम स्वर्ण भूमि था। अगला प्रश्न बना था कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? इसका उत्तर था कंबोडिया का पुराना नाम कंबोज था। अगला प्रश्न बना था जावा का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों जावा का पुराना नाम एवद्वीप था। अगला मलाया का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों मलाया का पुराना नाम स्वर्णद्वीप था। तो दोस्तों कल हमने जो आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था उसका रिवीजन कर लिया गया। तो अब आइए आज के चैप्टर को दोस्तों पढ़ते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों आज का चैप्टर है प्राग ऐतिहासिक काल। आज का चैप्टर है प्राग ऐतिहासिक काल। देखेंगे एक बहुत अच्छी छवि लगाए हैं, हम पिक लगाए हैं भगवान विष्णु का जो कि गरुड़ पर सवार हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, पिक लगा दी हैं, ऐसे बहुत सुंदर लग रहा है और पुराना ही पिक है। प्राग ऐतिहासिक काल जिस तरह से नाम है वैसे ही पिक है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला प्रश्न बन रहा है इतिहास किसे कहते हैं? तो दोस्तों जब हमने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाना प्रारंभ किया था उसी समय हमने बताया था इतिहास किसे कहते हैं, तो आप लोगों को याद होगा। लेकिन मैंने यहाँ डाल दिया क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ाने जा रहे हैं, कह सकते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं, और प्राग ऐतिहासिक काल में वो सारी बातें आएंगी जो मैंने परिचय में दिया था। छोटा सा परिचय दिए थे स्टार्टिंग के टाइम में जब हमारे द्वारा प्राचीन भारत पढ़ाना स्टार्ट किया गया था तब। लेकिन यहाँ से विस्तृत चर्चा की जाएगी और इसके बारे में पढ़ा जाएगा, इसलिए मैंने इस प्रश्न को डाल दिया। सबसे पहले प्रश्न आया इतिहास किसे कहते हैं? तो दोस्तों अतीत काल में घटित घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि अतीत काल में ऐसी घटना जो उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभाव डालती थी उस समय समाज के ऊपर, उसे इतिहास कहते हैं। तो इसका प्रश्न है इतिहास किसे कहते हैं? तो आप उत्तर देंगे अतीत काल में घटित घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? तो दोस्तों इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। आप लोगों को याद होगा क्योंकि मैं आप लोगों को प्रारंभ में ही परिचय दिया था आप लोगों को, जब इतिहास पढ़ाना स्टार्ट किया था तभी उस समय भी मैंने इसको बताया था। तो पहला प्राग ऐतिहासिक काल जिसे इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, और ऐतिहासिक काल जिसे हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। यानी कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्राग ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, तीसरा ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड।
अगला प्रश्न आया, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो दोस्तों, ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना, प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? तो दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया, पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्रपाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया, पहले पाषाण काल, दूसरा ताम्रपाषाण काल। और दोस्तों, इस प्राग ऐतिहासिक को जो हम 2 भागों में बांट रहे हैं, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, आगे चल कर के ये और भागों में बंट जाएगा। लेकिन अभी हमको यहाँ यही पढ़ना है कि प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया। तो उत्तर देंगे, इसको 2 भागों में बांटा गया, पहले पाषाण काल, दूसरा ताम्रपाषाण काल। अगला बना कि पाषाण काल की खोज किसने किया था? पाषाण काल की खोज किसने किया? जिस पाषाण काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये देखिए पाषाण काल, तो कहेंगे पाषाण काल की खोज किसने किया? तो दोस्तों, उत्तर बना पाषाण काल सभ्यता की खोज 1863 ईस्वी में 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट ब्रूस फुट नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। किस सन में? 1863 ईस्वी में। और किसका खोज किया गया? पाषाण काल सभ्यता की खोज की गई। तो प्रश्न आ रहा है कि पाषाण काल की खोज किसने किया था? दोस्तों, आप उत्तर देंगे, पाषाण काल सभ्यता की खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? तो दोस्तों, इसका उत्तर बनेगा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। अभी मैंने आपको बताया हाँ कि प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया। तो दोस्तों, 2 भाग में बांटा गया था, पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्रपाषाण काल। अब आया कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया। ध्यान देंगे, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? तो उत्तर होगा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। दोस्तों, पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में पेलियोलिथिक पीरियड कहते हैं, मध्य पाषाण काल को मीसोलिथिक पीरियड कहते हैं और नवपाषाण को न्यूलिथिक पीरियड कहते हैं। और एक बात और बता दूं, इसको कुछ लोग आगे बताते हैं, चौथा विभाग होता है उत्तर पाषाण काल कहते हैं, जिसमें तांबे की खोज हुई थी। कहीं कहीं यह भी लिखा गया है चौथा उत्तर पाषाण काल, जिसमें तांबे की खोज हुई थी। तो इस तरह से 3 भाग आपको मोस्टली आपको पढ़ाना है और समझना है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर मैं प्राग ऐतिहासिक काल का एक चित्र लगाया हूँ। यहाँ पर इंसान किस तरह से रहता था, किस तरह से जीवन यापन करता था। फिर मैं सिंधु घाटी का सभ्यता का यहाँ पिक लगाया हूँ, जो कि यहाँ से पता चलता है कि उस समय व्यक्ति कैसे क्या करता था। फिर ऐतिहासिक काल का एक पिक लगाया हूँ। जैसे जैसे समय बीतता गया दोस्तों, कह सकते हैं कि मानव सभ्य होते गया। जैसे आप देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल की स्थिति क्या है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता आया, उसका स्थिति क्या है, फिर ऐतिहासिक काल में स्थिति क्या है। पिक्चर से ही पता चल सकता है कि कैसे कैसे मानव का विकास होता गया और मानव अपने आप को सभ्य बनाता गया, यानी कि अपने आप को चेंज करता गया। चलिए, अगला प्रश्न आ रहा है कि पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है। पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है, जो ये पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल जो है, इसका समय कब से कब तक माना जाता है। तो दोस्तों, पूरा पाषाण काल का समय 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ध्यान देंगे, ये जो समय है ये एकदम निश्चित समय नहीं है। कोई 25 लाख पुराना बोलता है, ईसा पूर्व मानता है, कोई 10,000 ईसा पूर्व मानता है इसको, कोई 25 लाख ईसा पूर्व मानता है, कोई 10,000 वर्ष ईसा पूर्व मानता है। यहाँ पर 20 लाख ईसा पूर्व बताया गया है, 12,000 ईसा पूर्व बताया गया है। ये एक कह सकते हैं कि एक आइडिया है आप लोगों को पढ़ने का कि लगभग ये समय रहा होगा।
तो प्रश्न आया पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है, तो मैंने लिखा पूरा पाषाण काल का समय 20 लाख ईसा पूर्व यानी 20 लाख BC से लेकर के 12,000 यानी 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला प्रश्न बना, इस समय मानव का मुख्य खोज क्या था, तो दोस्तों इस समय मानव का मुख्य खोज आग, यानी मानव का मुख्य खोज ऐसे कह सकते मानव इसमें आग की खोज नहीं की थी। आग का तो पहले से था पृथ्वी पर, लेकिन मानव क्या किया कि आग पर नियंत्रण पा लिया, यानी क्या किया वो पत्थर रगड़ा और पत्थर से चिंगारी निकली और आग जल गया, तो उसी को हम खोज बोलते हैं। लेकिन कह सकते हैं दोस्तों कि मानव सबसे पहले क्या किया, मानव आग पर नियंत्रण पाना सीख गया। तो इस समय मानव का मुख्य खोज क्या था, तो लिख सकते हैं कि इस समय मानव का मुख्य खोज आग थी, बल्कि खोज नहीं ये नियंत्रण था, मानव आग पर नियंत्रण पा लिया। फिर अगला प्रश्न बना, इस समय मानव किस प्रकार के औजार का प्रयोग करता था, तो दोस्तों लिखेंगे इस समय मानव बड़े पत्थरों के औजार का प्रयोग करता था। ध्यान देंगे औजार का प्रयोग कर रहा है किस चीज़ का, उस समय कुछ था नहीं, पाषाण काल में पत्थर हुआ करते थे और भी बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था औजार के रूप में। तो प्रश्न बन रहा है कि इस समय मानव किस प्रकार के औजार का प्रयोग करता था, तो उत्तर देंगे इस समय मानव बड़े पत्थरों के औजार का प्रयोग करता था और इस समय मानव आग पर नियंत्रण पा लिया था। अगला प्रश्न बना, सर्वप्रथम मानव कब चित्रकारिता करनी सीखी थी, सर्वप्रथम मानव कब चित्रकारिता करनी सीखी थी, तो दोस्तों पूरा पाषाण में मानव चित्रकारिता करना सीख गया था। ध्यान देंगे चित्रकारिता का मतलब ये नहीं होता कि आज के टाइम में जिस तरह से हम लोग चित्र बनाते ऐसी कोई बात नहीं थी। आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि एक बच्चा है जो बहुत छोटा बच्चा नादान बच्चा है और कहीं खेल रहा है, तो कोई अंकड़ पत्थर उठाएगा और ज़मीन पर कुछ बनाएगा, अपने आप बनाएगा। तो ठीक उसी तरह से पूरा पाषाण काल में मानव क्या किया कि एक छोटा सा ऐसे चित्र बनाया, ऐसे चित्र बनाया, यहाँ से एक हाथ बना दिया, यहाँ पर एक तीर बना दिया, यहाँ पर भाला बना दिया ऐसे। तो इस प्रकार का पाषाण काल में मानव चित्र बनाना सीखा। ऐसे क्या किया, मानव बना दिया, यहाँ पर उसका सर बना दिया गोला सा, यहाँ 2 हाथ बना दिया और यहाँ पर भाला थमा दिया, यानी कि इस प्रकार का वो चित्र बनाना सीख गया। कब, पूरा पाषाण काल में। तो प्रश्न आएगा सर्वप्रथम मानव कब चित्रकारिता करनी सीखी, तो आप लिख सकते हैं पूरा पाषाण काल में मानव चित्रकारिता करना सीख लिया था। फिर अगला प्रश्न आया, मानव के चित्रकारिता का साक्ष्य कहाँ पर मिलता है, तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे मानव के चित्रकारिता का साक्ष्य भीमबेटका के गुफाओं में मिलता है, यानी कि भीमबेटका की जो गुफा थी वहाँ पर मानव का पहला चित्रकारिता का साक्ष्य मिला था। तो यहाँ प्रश्न बन रहा है मानव के चित्रकारिता का साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं, तो दोस्तों आप उत्तर देंगे मानव के चित्रकारिता का साक्ष्य भीमबेटका के गुफाओं से मिलते हैं। अगला प्रश्न बना, मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है, मध्य का काल का। अब ध्यान देंगे यहाँ पर मैंने आपको बताया था पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल आ रहा है। सबसे पहले हमने आपको बताया पूरा पाषाण के काल के बारे में समय, उसके बाद अब हम बताएंगे मध्य पाषाण काल का समय क्या बना था। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है, तो उत्तर देंगे मध्य पाषाण काल का समय 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये भी समय फिक्स नहीं है, फिर आपको बताऊंगा। एक आइडिया है पढ़ाने के लिए या कुछ भी कर सकते हैं इसको, ये एथेंटिक नहीं है। कोई इसको 10,000 लिखता है, कोई इसको 5,000 लिखता है, लेकिन एक आइडिया है समझने के लिए। तो पूछा जाएगा प्रश्न कि मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है, तो आप लिख सकते हैं मध्य पाषाण काल का समय 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। अगला प्रश्न बना, मध्य पाषाण काल में मानव किस प्रकार के औजार का प्रयोग करना सीख गया था, तो दोस्तों उत्तर देंगे मध्य पाषाण काल में मानव नुकीले पत्थर के औजार का प्रयोग करना सीख गया था, जिससे माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। ध्यान देंगे मानव मध्य पाषाण काल में नुकीले पत्थर के औजार का प्रयोग करना सीख गया था, यानी छोटे पत्थरों के औजार का प्रयोग करना सीख गया था, जिसे माइक्रोलिथिक पीरियड कहते हैं। प्रश्न आ सकता है
कि माइक्रोलिथिक पीरियड किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक पीरियड कहते हैं। दोस्तों, पूरा पाषाण में जो मानव सीखा था औजार बनाना, वो बड़े पत्थरों का औजार बनाता था। लेकिन यही मध्य पाषाण काल में जब आ जाते हैं तो मध्य पाषाण काल में मानव नुकीले पत्थरों के औजार बनाना सीख गया था, जिसे माइक्रोलिथिक पीरियड कहते हैं। प्रश्न आएगा माइक्रोलिथिक पीरियड किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक पीरियड कहते हैं। अगला प्रश्न बना, मानव अंत्येष्टि संस्कार किस काल में सीख गया था, तो दोस्तों लिखेंगे मानव मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि संस्कार सीख गया था। मानव मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि संस्कार करना सीख गया था और हथियार छोटा बनाना सीख गया था और अंत्येष्टि संस्कार सीख गया था। फिर अगला प्रश्न बना, नव पाषाण काल का समय कब से कब तक रहा, और इसका उत्तर बनेगा नव पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। नव पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। पहले आपने देखा पूरा पाषाण काल, फिर आपने देखा मध्य पाषाण काल, अब हम लोग पढ़ रहे हैं नव पाषाण काल के समय के बारे में, नव पाषाण काल के टाइम के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों प्रश्न बना, नव पाषाण काल समय कब से कब तक माना जाता है, तो उत्तर देंगे नव पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। फिर अगला प्रश्न बना, किस काल में मानव खेती करना सीख लिया था, तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे नव पाषाण काल में मानव खेती करना सीख गया था। नव पाषाण काल में मानव क्या किया था, खेती करना सीख गया था। और अगला प्रश्न बना, किस काल में मानव आवास बनाना सीख गया था, तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे नव पाषाण काल में मानव आवास बनाना सीख गया था। तो ध्यान देंगे धीरे धीरे मानव क्या कर रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है। सबसे पहले आया पाषाण काल। पाषाण काल में मानव आखेटक का काम करता था, आखेटक था, आग पर नियंत्रण पाना सीख गया, यानी ऐसे कह सकते कहा, यह भी कहा जाता है कि आग की खोज। इन कहेंगे दोस्तों कि पूरा पाषाण काल में मानव आग पर नियंत्रण पाना सीख गया और पूरा पाषाण काल को स्टोन एज भी कहते हैं। पूरा पाषाण को स्टोन एज भी कहते हैं। और दोस्तों उसी समय चित्र बनाना सीख गया था मानव, किस काल में, पूरा पाषाण काल में। फिर दोस्तों उसके बाद मध्य पाषाण काल आया, जिसमें हथियार बनाना सीखा। और क्या, हथियार बनाना तो सीख गया था पूरा पाषाण काल में ही, लेकिन छोटे हथियार का आविष्कार कर लिया मध्य पाषाण काल में। फिर नव पाषाण काल आ रहा दोस्तों। नव पाषाण काल में मानव खेती करना सीख गया, फिर आवास बनाना सीख गया, फिर पहिए का आविष्कार कर लिया था, फिर बनका या मटका बनाना सीख गया था। तो दोस्तों नव पाषाण का जो चैप्टर है फिर आगे हम पीरियड में पढ़ाएंगे। यहाँ पर बस इतना ही बता रहे हैं हम कि नव पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और नव पाषाण काल में मानव खेती करना सीख गया और नव पाषाण काल में मानव आवास बनाना सीख गया था। तो चलिए आइए दोस्तों चैप्टर को एक बार और दोहराते हैं। तो दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न बना था इतिहास किसे कहते हैं। हमने आपको बताया अतीत में घटित घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना था इतिहास को कितने भागों में बांटा गया था। इसका उत्तर बना था इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। अगला था आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और तीसरा ऐतिहासिक काल, जिसे हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना था प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। हमने आपको बताया कि ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना था प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया था। तो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। पहला पाषाण काल और दूसरा ताम्रपाषाण काल। फिर अगला प्रश्न बना था पाषाण काल की खोज किसने किया था। हमने आपको बताया पाषाण काल की खोज
या ऐसे कर सकते हैं, पाषाणकालीन सभ्यता की खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया। तो दोस्तों पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला पूरा पाषाण काल जिसे पेलियोलिथिक पीरियड कहते हैं, दूसरा मध्य पाषाण काल जिसे मीसोलिथिक पीरियड कहते हैं, तीसरा नव पाषाण काल जिसे नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। अगला प्रश्न बना था पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है। तो दोस्तों पूरा पाषाण काल का समय 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और अगला प्रश्न बना था इस समय मानव का मुख्य खोज क्या था, या कह सकते हैं इसमें मानव किस पे नियंत्रण पाना सीख गया था। तो दोस्तों लिखेंगे इस समय मानव का मुख्य खोज, या कह सकते हैं इस समय मानव आग पे नियंत्रण पाना सीख गया था। फिर अगला प्रश्न बना था इस समय मानव किस प्रकार के औजार का प्रयोग करता था। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था इस समय मानव बड़े पत्थरों के औजार का प्रयोग करना सीख गया था। इसमें मानव बड़े पत्थरों औजार का प्रयोग करना सीख गया था। फिर अगला प्रश्न बना था सर्वप्रथम मानव कब चित्रकारिता करनी सीखी थी। इसका उत्तर बना था पूरा पाषाण काल में मानव चित्रकारिता करना सीख लिया था। अगला प्रश्न बना था मानव के चित्रकारिता का साक्ष्य कहाँ पर मिलता है। दोस्तों इसका उत्तर है मानव के चित्रकारिता का साक्ष्य भीमबेटका के गुफाओं में मिलता है। अगला प्रश्न बना मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है। दोस्तों इसका उत्तर है मध्य पाषाण काल का समय 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। फिर अगला प्रश्न मध्य पाषाण काल में मानव किस प्रकार के औजार का प्रयोग करना सीख गया। तो दोस्तों मध्य पाषाण काल में मानव नुकीले पत्थर के औजार का प्रयोग करना सीख लिया था, जिसे माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। प्रश्न आएगा माइक्रोलिथिक पीरियड किसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक पीरियड कहते हैं। अगला प्रश्न बना मानव अंत्येष्टि संस्कार किस काल में सीख लिया था। तो दोस्तों इसका उत्तर है मध्य पाषाण काल में मानव अंत्येष्टि संस्कार सीख लिया था। अगला प्रश्न बना नव पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है। दोस्तों उत्तर देंगे नव पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। अगला प्रश्न बना था किस काल में मानव खेती करना सीख लिया था। दोस्तों नव पाषाण काल में मानव खेती करना सीख लिया था। फिर अगला प्रश्न बना किस काल में मानव आवास बनाना सीख लिया था। तो दोस्तों नव पाषाण काल में मानव आवास बनाना सीख लिया था। इस प्रकार हमने आज आप लोगों को बताया कि अतीत में घटित घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। और दोस्तों इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राग ऐतिहासिक काल जिसे प्री हिस्टोरी पीरियड कहते हैं, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल जिसे प्रोटो हिस्टोरी पीरियड कहते हैं, और तीसरा ऐतिहासिक काल जिसे हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्र पाषाण काल। और दोस्तों फिर मैंने आपको बताया था पाषाणकालीन सभ्यता की खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। और पाषाण काल को भी दोस्तों 3 भागों में बांटा गया था। पहला पूरा पाषाण काल जिसको पेलियोलिथिक पीरियड कहते हैं, दूसरा मध्य पाषाण काल जिसे मीसोलिथिक पीरियड कहते हैं, और तीसरा नव पाषाण काल जिसे नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि पूरा पाषाण काल का समय 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। और इस समय मानव की मुख्य खोज, या कह सकते हैं कि मानव आग पर नियंत्रण पाना सीख लिया था। फिर मैंने आपको बताया था इस समय मानव बड़े पत्थरों के औजार का प्रयोग कर रहा था। और पूरा पाषाण काल में मानव चित्रकारिता करना भी सीख लिया था। और मानव के चित्रकारिता का जो साक्ष्य मिला था दोस्तों वो भीमबेटका के गुफाओं से मिला था या मिलते हैं।
फिर मैंने आपको बताया था मध्य पाषाण काल का समय 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था और मध्य पाषाण काल में मानव नुकीले पत्थर का औजार यानी नुकीले पत्थर के औजार का प्रयोग करना सीख लिया था जिसे माइक्रोलिथिक पीरियड कहते हैं। और ये भी प्रश्न बनेगा कि माइक्रोलिथिक पीरियड किसे कहते हैं, तो आप उत्तर लिखेंगे मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक पीरियड कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना था मानव अंत्येष्टि संस्कार कब सीखा था, तो दोस्तों मानव मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि संस्कार सीख लिया था और नव पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। और दोस्तों नव पाषाण काल में मानव खेती करना सीख लिया था और नव पाषाण काल में मानव आवास बनाना भी सीख लिया था। तो दोस्तों इस तरह से हमने अभी आप लोगों को पाषाण काल के बारे में बताया, जिसमें पूरा पाषाण काल के बारे में बताया, मध्य पाषाण काल के समय में बताया। तो मैंने आपको बताया था पूरा पाषाण काल को पत्थर का काल भी कहा जाता है। और दोस्तों नव पाषाण काल के बाद उत्तर पाषाण काल आता है जिसमें तांबे की खोज की गई थी। ध्यान देंगे, नव पाषाण काल के बाद उत्तर पाषाण काल आता है जिसमें तांबे की खोज की गई थी और खाना बदोश जीवन आदमी जीता था पाषाण काल में, आखेटक का काम करता था पाषाण काल में, आदि मानव की तरह जीवन जीता था पाषाण काल में और आग पर नियंत्रण पा गया था पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में मानव छोटे हथियार का प्रयोग करना सीख गया था और अंत्येष्टि संस्कार भी मध्य पाषाण काल के टाइम में सीख लिया था। फिर मैंने आपको बताया कि नव पाषाण काल में खेती करना सीख गया, पहिया बनाना सीख गया था, आवास बनाना सीख गया था और मनका बनाना भी सीख लिया था। लेकिन नव पाषाण काल में और जो सारी बातें हैं दोस्तों अगले क्लास में बताएंगे, चूँकि इस क्लास का मैटर नहीं है, आज के क्लास में इतना ही तक सीमित रहेगा। और नव पाषाण काल के बारे में जो और आपको बातें छूट रही हैं अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों मैं कहूँगा दिल से पढ़िए, मस्त रहिए, टेंशन मत लीजिए और दोस्तों ध्यान लगाकर पढ़िए, दिमाग कहीं भटकना नहीं चाहिए। ये समय ऐसा होता है कि बच्चे बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, आलतू फालतू दिमाग में बातें आती रहती हैं, लेकिन सबसे पहला फोकस आप लोगों का पढ़ाई पर होना चाहिए, तभी जाकर आपका फ्यूचर बनेगा। ये सच्चाई है। मैं फिर कहूँगा कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई ऐसा टोटका नहीं है कि आपको अगर आपको दे दिया जाए तो सब कुछ याद हो जाएगा। बिना परिश्रम करे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सक्सेस होने का मूल मंत्र बस यही है, परिश्रम करना फिर आगे बढ़ना। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपना टॉपिक समाप्त करता हूँ। रिवीजिंग जरूर करिएगा। फिर कहूँगा हर टॉपिक में कहूँगा, हर बार कहूँगा लास्ट में कि भैया रिवीजिंग करना नहीं भूलेंगे। जो रिवीजिंग करना भूल गया उसका चैप्टर समाप्त, डिलीट हो जाएगा गजनी की तरह से। गजनी 15 मिनट तक कोई समझ नहीं पाता था ना, उसका कुछ टाइम पीरियड था। तो दोस्तों ध्यान देंगे, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप गजनी के भाई बन जाएंगे। जो भी पढ़े लिखे हैं समाप्त हो जाएगा, भूल जाएगा। इसलिए रिवीजन करना मस्ट है। रिवीजन करते रहिएगा, हर बार बोलूँगा, हर बार समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बातें एकदम टेप रिकॉर्ड की तरह बैठ जाए। तो दोस्तों आज का चैप्टर मैं यही समाप्त करता हूँ और ये बात और कहूँगा कि दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है कि हमारे पढ़ाने से आप लोगों को फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है, या लगता है कि नहीं चलिए भाई ठीक है, अच्छी बात है, बड़ा ठीक ठाक से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों से सब्सक्राइब कराइए और मन लगा करके कंपटीशन की तैयारी करिए ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। फिर कहूँगा यहीं कि तो फिर दोस्तों यही मेरा क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।